नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने पिछली क्लास के अंदर चौहानों का इतिहास लगभग कंप्लीट हो गया था अपना। अपन ने कुछ छोटे वाले राजवंश पढ़े थे। मैं एक बार आपको ब्रीफ में रिवाइज करवाऊं तो अपन ने लगभग सिरोही से पढ़ना शुरू किया होगा। तो मैंने कहा होगा कि 1311 के अंदर लुम्बा देवड़ा आबू और चंद्रावती को जीतकर चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद शिवभान राजधानी शिवपुरी लेके चला गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सहसमल देवड़ा सिरोही की राजधानी, चौहान वंश की राजधानी सिरोही को बनाता है और 1425 में सरणवा की पहाड़ियों में सिरोही नगर बसाता है। इसके टाइम में कुंभा के सेनापति नरसिंह डोडिया ने अटैक किया था और इसको हरा दिया था। उसके बाद हमने जगमाल पढ़ा तो हमने कहा इसकी शादी रायमल की पुत्री आनंदाबाई से हुई थी और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को इसने जहर दे दिया था। 74 में रायमल की बेलोल लोधी के आक्रमण के टाइम में मदद की थी। हमने पढ़ा था कि इसने अपनी बेटी पद्मा कुमारी की शादी राव गंगा से करी थी जिसका बेटा मालदेव था। हम आगे बढ़े, हमने पढ़ा अखेराज देवड़ा। हमने कहा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। पाती पर्वन के लिस्ट में इसका भी नाम आता है। अखेराज देवड़ा के बाद हमने बड़ा राजा पढ़ा था सुल्तान। हमने कहा था राय सिंह के कहने से आधा सिरोही अकबर को सौंप देता है और दत्तानी के युद्ध में अकबर के सेनापतियों को हराता है। इसके दरबार में दुर्सा आडा थे, किताबें लिखी थी किरतार बावनी, राव सुल्तान रा कविद, विरुद्ध क्षेत्री। फिर हमने एक बड़ा राजा पढ़ा था बेरीशाल। हमने कहा अजीत सिंह को शरण दी थी। फिर शिव सिंह इधर क्या कर लेता है संधि। फिर हमने 1241 वाला बूंदी पढ़ा था। तो मैंने कहा था कि बूंदा हाड़ा के कारण बूंदी कहलाता है। 1241 में देवा ने यहाँ पर बूंदी में चौहानों के हाड़ा शाखा की क्या की थी, स्थापना की थी। जैत्र सिंह यहाँ पर राजधानी अपनी 74 के अंदर कोटा को जीत लेता है, कोटा को बूंदी के अंदर शामिल कर लेता है। उसके बाद बर सिंह यहाँ पर तारागढ़ का निर्माण करवाता है। उसके बाद हमने कहा कि सुरजन हाड़ा 1569 के अंदर अकबर से संधि करता है भगवंत और मान सिंह के कहने पर। फिर हमने कहा कि इसने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके दरबार में एक व्यक्ति था चंद्रशेखर जिसने किताब लिखी थी हमीर हट और सुरजन चरित्र। फिर हम आगे बढ़े, हमने बुद्ध सिंह पढ़ा, उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ा दलेल सिंह और उमेद सिंह के बीच में। दलेल सिंह करबड़ के सामंत सालिम सिंह का बेटा था। इसकी शादी सवाई जय सिंह की बेटी कृष्णा कंवर से हो रखी थी और बुद्ध सिंह की शादी सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवर से हो रखी थी। वो सारा विवाद अपन सोल्व कर चुके थे। हमने कहा था बुद्ध सिंह की खुद की एक किताब है नया तरंग। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा उमेद सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है और हमने बूंदी के बारे में हमने पढ़ा था कि उमेद सिंह नहीं, बूंदी के बारे में हमने पढ़ा था कि विष्णु सिंह अंग्रेजों के साथ क्या करता है, संधि कर लेता है। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने कहा 1631 में माधव सिंह बूंदी से तोड़कर कोटा को अलग अपनी स्वतंत्र ठिकाना बनाता है शाहजहां की सहायता से। शाहजहां ने इसको बाजरफ्तार घोड़ा दिया था। उसके बाद हमने मुकुंद सिंह पढ़ा, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में धर्मत में दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। फिर हम आगे बढ़े और हमने उनके बाद एक राजा पढ़ा था भीम सिंह। हमने कहा वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में खुद का नाम बदलकर कृष्णदास कर दिया था और कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम और शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था। इसने बूंदी पर आक्रमण करके बुद्ध सिंह को हरा दिया था। ठीक है। फिर हमने किशोर सिंह सेकंड पढ़ा। हमने कहा इसके टाइम में जालिम सिंह झाला के साथ विवाद रहा, मांगरोला का युद्ध लड़ा 1821 में। कर्नल जेम्स टोड ने जालिम सिंह झाला का साथ दिया और फिर झालावाड़ 17 परगने तोड़कर झालावाड़ को एक अलग रियासत बना दिया गया था। 1838 में झालावाड़ के पहले राजा बने थे मदन सिंह झाला जो जालिम सिंह झाला के पोते थे। अंग्रेजों ने राजस्थान में 3 रियासतें बनाई थी जो हमने बता दी थी, धौलपुर, टोंक और झालावाड़। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम एक बड़ा राजवंश स्टार्ट करने वाले हैं। उस राजवंश का नाम है गुहिल राजवंश, या फिर मैं कहूं कि मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ने वाले हैं? तो अपन पढ़ेंगे भाई मेवाड़ का इतिहास। मैं कहूंगा राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक एक ही भूभाग पर राज किया। मैं कहूंगा कि मेवाड़ को बड़े ढंग से पढ़ना है क्योंकि मेवाड़ एक ऐसा राजवंश है जो बाकी राजस्थान के जितने भी राजवंश है उनको अपने इर्द गिर्द समेट के चलता है। मेवाड़ राजवंश अगर आपका क्लियर है तो आपको बाकी राजस्थान के राजवंश पढ़ने में बड़ी इजी हो जाती है, जिसके लिए शायद सही ही कहा गया है कि हु तो नहीं मेवाड़ तो हुती नहीं हिंदवाण, खांडो कदे नहीं खड़कतो और भारत छिपतो बाण। कि अगर मेवाड़ नहीं होता तो शायद हिंदुस्तान नहीं होता। खांडो कदे नहीं खड़कतो कि ये तलवार कभी नहीं बजती, जो मेवाड़ की गौरव गाथा रही है कि भारत छिपतो बाण, भारत सूर्य की उन ओटों के अंदर खो के रह जाता। राजस्थान का वो शानदार मेवाड़ जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि अगर इंडियन हिस्ट्री में से राजस्थान का हिस्ट्री निकाल दिया जाए मिडाइवल हिस्ट्री में तो शायद इंडियन हिस्ट्री के पास अपना पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है।
क्योंकि आप अलाउद्दीन खिलजी को जालोर, चित्तौड़ और रणथंभौर के बिना नहीं पढ़ सकते, उसी प्रकार आप अकबर को राय सिंह, मान सिंह और प्रताप के बिना नहीं पढ़ सकते। आप उत्तर मुगलकालीन बादशाहों को सवाई जयसिंह के बिना नहीं पढ़ सकते। राजस्थान अपने आप में इतना बड़ा है, और उसी प्रकार राजस्थान की हिस्ट्री में से अगर मेवाड़ की हिस्ट्री को हटा दिया जाए तो शायद राजस्थान के पास अपना पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हैं मिडाइवल हिस्ट्री में वो सारा मेवाड़ के इर्द गिर्द चलता है, सारी चीज़ें मेवाड़ पे क्या करती है, डिपेंड करती है। हम बात करेंगे सबसे पहले मेवाड़। तो क्या ये जगह शुरू से मेवाड़ रही? ये जगह कौन सी है जिसे हम मेवाड़ कहते हैं? तो हम कहेंगे मेवाड़ के प्राचीन नाम। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मेवाड़ के प्राचीन नाम। मेवाड़ के प्राचीन नाम। तो मैं मेवाड़ के प्राचीन नाम बताऊंगा आपको कि मेदपाट, मैं दूसरा नाम बताऊंगा प्रागवाट, मैं दूसरा नाम बताऊंगा आपको सीवी जनपद। कौन सा नाम? सीवी जनपद। मैं कहूँगा कि मेदपाट इस वजह से कहा जाता है, ऐसा कहते हैं कि कभी किसी समय में यहाँ पर एक जाति रहती थी जो मेद थी, इस वजह से इस जगह का नाम मेदपाट है। ऐसा भी कहते हैं कि वो एग्जैक्ट मेव रही होगी तो मेवाड़ भी है। हो सकता है मेद रही हो, बाद में अपभ्रंश होते होते वो राजधानी का उस जाति का नाम मेद हो गया हो। फिर हम बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि प्रागवाट पहाड़ी एरिया है, पठारी एरिया है, इस वजह से इस जगह को प्रागवाट कहा जाता है मेरे लाडलो। पठार है तो पठार के कारण इनको प्रागवाट कहा जाता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। फिर मैं बात करूंगा सीवी जनपद। तो हम ऐसी बात करते हैं कि भारत के अंदर एक समय था जिसको अपन महाजनपद काल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पाषाण काल, हम कहते हैं हड़प्पा काल, हम कहते हैं उत्तर हड़प्पा काल, हम कहते हैं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर हमें भारत के अंदर जनपद दिखाई दिए, उनमें 16 बड़े महाजनपद दिखाई दिए। उन महाजनपदों के टाइम में अपने मेवाड़ के अंदर एक छोटा जनपद था जिसका नाम था सीवी जनपद। कभी किसी समय में पंजाब के सीवी इधर आ गए थे सिकंदर और के आक्रमणों से प्रभावित होकर, उन्होंने यहाँ पर अपना जनपद बनाया। इसकी राजधानी माध्यमिका थी। भाई सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो माध्यमिका सीवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी। जब हम एंशिएंट पढ़ेंगे तो इस बारे में खूब सारी सी बातें करेंगे, माध्यमिका के बारे में भी पढ़ेंगे। हम कहेंगे कि डी आर भंडारकर ने 1920 के अंदर माध्यमिका की खुदाई की थी, या फिर हम इस जगह को नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरी। राजस्थान का सबसे पहला उत्खननित क्षेत्र है माध्यमिका या नगरी, तो ध्यान रखना इसके बारे में। उत्खननित स्थल कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि मेवाड़ के अंदर गुहिल राजवंश का शासन था। मेवाड़ में कौन सी डायनेस्टी थी? तो मैं कहूँगा मेवाड़ में गुहिल राजवंश का शासन था। कौन से राजवंश का? गुहिल राजवंश का शासन था। गुहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। मेवाड़ में गुहिल राजवंश का शासन था। क्लियर से ध्यान रहेगी बात? बिल्कुल ध्यान रहेगी सर। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़िए। तो मैंने कहा मेवाड़ में गुहिल राजवंश का शासन था। गुहिल राजवंश क्या था, कौन था, कहां से आए? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुहिलों की उत्पत्ति। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ेंगे गुहिलों की उत्पत्ति, कि गुहिल कौन है, गुहिल कहां से आए, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। फिर अपन ने पिछले राजवंश में जब चौहान पढ़े थे तब भी मैंने कहा था भंडारकर, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, ये कुछ लोग हैं जो हमेशा राजपूत जातियों को लगभग तरीके से ब्राह्मणों से ही जोड़ देते हैं। तो मैं बात करूंगा डी आर भंडारकर, डी आर भंडारकर के अनुसार कि डी आर भंडारकर गुहिलों की उत्पत्ति किससे बताते हैं? तो डी आर भंडारकर गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताते हैं। किससे बताते हैं? ब्राह्मणों से बताते हैं कि गुहिल जो थे वो पहले ब्राह्मण थे और बाद में अपभ्रंश, बाद में ये शासक जातियां बनी और ये गुहिल हो गए। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर कह देते हैं, क्योंकि कुंभा उसमें खुद को विप्र कहता है। तो विप्र का मतलब तो ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है ना, विप्र का मतलब तो इंटेलिजेंट भी होता है। आप जानते हो इस सब बात को, हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो विप्र का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। लेकिन ये उस अभिलेख के आधार पर इनको क्या कह देते हैं? ब्राह्मण कह देते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कुछ और इतिहासकार हुए
जैसे एक व्यक्ति आए जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? तो कर्नल जेम्स टोड। सबसे अच्छी उत्पत्ति, सबसे बड़ी उत्पत्ति, या मैं कहूं कि सर्वमान्य उत्पत्ति, जिस उत्पत्ति को सबसे ज्यादा माना जाता है वो मत किसका दिया हुआ है? कर्नल जेम्स टोड का दिया हुआ। टोड जी क्या कहते हैं? तो कर्नल टोड जी कहते हैं कि गुजरात में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था वल्लभी। कौन सी जगह थी भाई? वल्लभी। वल्लभी के अंदर एक राजा था जिसका नाम था शीलादित्य। क्या नाम था? शीलादित्य। जब हम शीलादित्य की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसकी एक पत्नी थी पुष्पावती, जो कभी किसी समय में घूमने के लिए इस मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर आई थी। पीछे से शीलादित्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया था, शीलादित्य लड़ता हुआ मारा गया था। बाकी रानियां जौहर कर लेती है या उसके पीछे सती हो गई थी, जो भी हुआ हो, बाकी रानियां मर गई थी। तो पुष्पावती भी अपने पति के पीछे क्या होना चाहती थी? सती होना चाहती थी। लेकिन उसे एक ब्राह्मण मिलता है विजयादित्य, जो उन्हें कहता है कि आप प्रेग्नेंट हो, और सत्य सनातन संस्कृति के अंदर प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाओं को सती और जौहर करने की परमिशन नहीं थी। ना तो वो सती प्रैक्टिस कर सकती थी, ना वो जौहर को प्रैक्टिस कर सकती थी। तो पहले आप अपने बच्चे का जन्म दीजिए, आप अपने बच्चे को जन्म दीजिए, उसके बाद आप सती हो सकते हो। तो उस महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया। उस महिला ने अपने बच्चे को जब जन्म दे दिया तो वो अपने पति के पीछे क्या हो गई? सती हो गई। चूंकि उस बच्चे का जन्म गुफा में हुआ था, गुहा में हुआ था, इस वजह से उस बच्चे का नाम गुहादित्य पड़ा। फिर मुझे थोड़ा डीआर भंडारकर वाली बात यहां भी ऐसे ही क्लियर होती है कि यार अगर हम बात कर रहे हैं कि उसको ब्राह्मण ने पाल पोस के बड़ा किया है, तो मैं भी, वो इधर उसको ब्राह्मण जोड़ रहे हैं, लेकिन पाल पोसने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण थोड़ी होता है। तो कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ये वल्लभी के शासक शीलादित्य, वे उसकी पत्नी या उसकी रानी पुष्पावती की संतान है। वल्लभी के शासक शीलादित्य है, वह पुष्पावती की संतान है। कौन कहता है? यह कहता है कर्नल जेम्स टोड। आई बात समझ में? एक बात मुझे और याद आ रही है कि अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, कौन सा इतिहासकार या कौन सा साहित्यकार डीआर भंडारकर वाली या फिर गोहिलों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का क्या करता है? विरोध बताता है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति को गलत बताता है, इस ब्राह्मणों से उत्पत्ति वाले सिद्धांत का विरोध करता है। तो ध्यान रखना, इस ब्राह्मणों से उत्पत्ति वाली बात का विरोध कौन करता है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा। चौहानों की विदेशियों वाली उत्पत्ति का विरोध जैसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा करते हैं, उसी प्रकार अपने जीएच ओझा जी ब्राह्मणों वाली उत्पत्ति का भी क्या करते हैं? विरोध करते हैं कि गोहिलों को ब्राह्मण कहना क्या है? गलत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने दो बातें की है, कौन कौन सी? तो हमने कहा डीआर भंडारकर के अनुसार ये ब्राह्मण है, इस बात का विरोध गौरीशंकर हीराचंद ओझा करते हैं। हमने कहा कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ये वल्लभी के शासक शीलादित्य और पुष्पावती की क्या है? संतान है। आगे बढ़े तो फिर हम बात करेंगे अगली। तो मैं आपको कहूंगा मेरे लाडलों कि हम बात कर रहे हैं अबुल फजल के अनुसार। किसके अनुसार? तो अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल की किताब कौन सी है? तो आप कहोगे सर आईने अकबरी या अकबरनामा। मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा अबुल फजल के अनुसार। तो अबुल फजल अपने को कहता है कि ये ईरान के शासक नौशेरवां खां आदिल की संतान है। किसकी संतान है? तो ये कहता है कि ईरान के शासक नौशेरवां खां आदिल की संतान है। ईरान का कोई राजा था जिसका नाम था नौशेरवां खां आदिल। ईरान का शासक नौशेरवां खां आदिल की संतान है गोहिल। नौशेरवां खां आदिल की संतान किसको माना जाता है? गोहिल को माना जाता है। आई बात समझ में? आ गई। लेकिन ये बात भी बिल्कुल झूठ प्रूव होती है। कैसे? तो भाई साहब अपन जब ईरान में नौशेरवां खां आदिल का टाइम देखते हैं तो ये तो गोहिल के भी 100 साल बाद हुआ है। आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि भाई साहब कोई यह कह दे कि बेटा पहले आया और बाप बाद में आया? ऐसा कैसे हो सकता है? आप नौशेरवां आदिल खां की अगर उससे संतान कह रहे हो तो गो नौशेरवां खां आदिल की संतान है, दैट मीन्स उससे बाद होना चाहिए ना। बाकी उलट है, गोहिल के टाइम से नौशेरवां खां खुद बाद में हुआ है।
कैसे मान लिया जाए इसको, तो हम इसको भी नहीं मानते। फिर एक इतिहासकार हुए जो भी बड़े इंपॉर्टेंट इतिहासकार है अपने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनको अपन GH ओझा कहते हैं। कौन है भाई, तो ध्यान रखना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ओझा जी क्या कहते हैं, तो ओझा जी कहते हैं सब सूर्यवंशी हैं, बाकी सारे पड़पंज हैं, कोई भी बात नहीं है। गोहिल जो है वो क्या है, गोहिल सूर्यवंशी हैं। ध्यान रखना, 4 उत्पत्तियां पढ़ी हमने। सबसे पहली उत्पत्ति हमने पढ़ी थी, वो उत्पत्ति ये थी कि कर्नल जेम्स टोड कहता है कि वल्लभी के शासक शिलादित्य और पुष्पावती की संतान है। हमने कहा कि DR भंडारकर कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, इसका विरोध गौरीशंकर हीराचंद ओझा कर देते हैं। मैंने कहा अबुल फजल अपनी किताब आईने अकबरी या अकबरनामा में कहता है कि ईरान के शासक नौशेरवां खां आदिल की संतान है गोहिल। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि गोहिल क्या है, सूर्यवंशी है। जैसे भी हो, उत्पत्तियों के हमें अलग अलग फैक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की हमारे पास इतनी कोई बड़ी जानकारियां है नहीं, तो अपन इर्द गिर्द से इन बातों को कलेक्ट करते हैं, तो अलग अलग मत हमें दिखाई देते हैं। कुल मिला के बात यह है कि गोहिल इस वंश का पहला शासक था। कौन, गोहिल। गोहिल की बात करेंगे अपन, किसके बारे में पढ़ेंगे, गोहिल के बारे में पढ़ेंगे। मैं कहूंगा गोहिल, या फिर मैं इसी को कह सकता हूं गुहादित्य। क्या कह सकता हूं, गुहादित्य। मैंने पहले ही कहा था गुफा में लालन पालन होने के कारण इसका नाम गुहादित्य या गोहिल पड़ गया था अपने। हम गोहिल की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि ये गोहिल वंश का संस्थापक था, ये गोहिल वंश का फाउंडर था साहब, फाउंडर ऑफ गोहिल डायनेस्टी। मैं कहूंगा गोहिल वंश का संस्थापक, गोहिल वंश का संस्थापक कौन, गोहिल, या फिर आप जिसको क्या कहते हो, गुहादित्य कहते हो। आई बात समझ में। फिर मैं आगे की बात करूंगा तो मैं कहूंगा इसने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की नींव रखी। कब, तो मैं कहूंगा 566 AD में, 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की, गोहिल वंश की स्थापना की। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर आपको पूछ लिया जाता है कि गोहिल वंश की स्थापना कब की गई, तो 566 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। हम आगे बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इनके टाइम में चांदी के सिक्के चला करते थे। किसके सिक्के, इनके टाइम में चांदी के सिक्के चला करते थे। कैसे सिक्के चलाए इन्होंने, तो इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। किसने, गोहिल ने। ये जानकारियां हमें कहां से मिली, चांदी के सिक्कों वाली, तो हम कहेंगे कि 1869 में। कब, 1869 में आगरा से खुदाई के दौरान, आगरा से खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के मिले, चांदी व तांबे के सिक्के मिले, दोनों की यही बात कर लेते हैं, तांबे के सिक्के मिले। अंग्रेज को जगह पर खुदाई कर रहे थे, वहां से हमें 2 प्रकार के सिक्के मिले। किस किस के, चांदी और तांबे के। अब उन सिक्कों में क्या क्या था, तो मैं बात करूंगा चांदी के सिक्कों में क्या था, मैं बात करूंगा आपके तांबे के सिक्कों में क्या क्या था। तो इन चांदी के सिक्कों पर एक शब्द लिखा हुआ था, उस शब्द का नाम है श्री गोहिल। क्या नाम है, श्री गोहिल अंकित था चांदी के सिक्कों पर। और तांबों के सिक्कों पर एक शब्द अंकित था, शील। क्या नाम, शब्द अंकित था, शील। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि शिलादित्य के समय में तांबे के सिक्के और गोहिल के समय में चांदी के सिक्के चला करते थे, ध्यान रखना है। अच्छा, हम 566 का साल कहां से लाए, तो हम कहते हैं सामोली अभिलेख के आधार पर। कहां से लाए हम, तो हम कहते हैं सामोली अभिलेख के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सामोली इंस्क्रिप्शन। किसके आधार पर, सामोली अभिलेख के आधार पर। कैसे बात करेंगे, तो अपन इसके बारे में आगे बात करते हैं। जस्ट अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ेंगे सामोली अभिलेख के बारे में। मैं कहूंगा हम पढ़ने वाले हैं सामोली इंस्क्रिप्शन। किसके बारे में, तो हम पढ़ेंगे सामोली इंस्क्रिप्शन, सामोली अभिलेख। तो मैं कहूंगा 646 ईस्वी का। कब का, 646 ईस्वी का। ठीक है साहब, क्या क्या बातें, तो सुनिए।
मैं इस अभिलेख के बारे में ये बात कहूंगा कि गुहिलों के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख। ये ध्यान रखना सबसे पहली बात कि गुहिल वंश की, आप सभी को पता है ना भाई कि अपन लोग जब जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका अभिलेख वहीं पढ़ते हैं। अपन ने विग्रहराज पढ़ा तो उसका अभिलेख वहीं पढ़ा, अपन ने पृथ्वीराज सेकंड पढ़ा तो उसके दोनों अभिलेख वहीं पढ़े, हांसीवाड़ा और धोड़वाड़ा। हमने सोमेश्वर पढ़ा तो उसका अभिलेख बिजोलिया वहीं पढ़ा। तो हम गुहिल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सामोली अभिलेख आया है तो हम यहीं पर बात करेंगे। तो हम कहेंगे गुहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख, गुहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख। इससे पहले वाले किसी भी अभिलेख के अंदर या किसी भी एविडेंस के अंदर हमें गुहिल वंश का नाम भी नहीं प्राप्त होता है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? सामोली अभिलेख। ये ध्यान रखना, जो गुहिल वंश की जानकारी दे रहा है। अच्छा, तो हम कहेंगे गुहिल वंश का जो समय है 566, वो इसी आधार पर निकाला गया। कैसे? पहले तो मैं लिख देता हूं, गुहिल वंश का कालक्रम निर्धारित करने वाला अभिलेख, निर्धारित करने वाला अभिलेख। कैसे किया? तो देखो कुछ बातें करते हैं। मैं अभी आपको कह रहा था, उसी बात को मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा। हमने कहा कि हमारे पास 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के बीच की कोई भी जानकारियां अवेलेबल नहीं है। तो सर फिर हम ये उत्पत्तियां कैसे बताते हैं कि चौहान 551, गोहिल 566, प्रतिहार 597? तो हमने कहा कि हमें इनके जो अभिलेख मिले हैं, हमने उन अभिलेखों के आधार पर इनके क्या निकाले हैं? ईयर निकाले हैं। उनसे उनकी वंशावलियां निकाली और वंशावलियों के आधार पर हमने ईयर निकाला। चलो, वंशावली तो हमें जैसे चौहानों की बिजोलिया अभिलेख से मिलती है, प्रतिहारों की बाहुक प्रशस्ति से मिल जाती है, गोहिलों की वंशावली भी हमें मिलती है। तो हम फिर ईयर कैसे निकाले सर? तो ईयर हमने ऐसे निकाले हैं कि हमने ऐसा माना है कि इन अभिलेखों से पहले एक राजा 20 साल के लिए शासन किया होगा, तो हम उनकी उत्पत्ति निकालते हैं। तो इनकी किसी की भी उत्पत्ति 100% श्योर नहीं है, न प्रतिहारों की, न चौहानों की, न गोहिलों की। चौहानों की उत्पत्ति हम 551 बिजोलिया अभिलेख के आधार पर लेके चलते हैं। फिर हम कहते हैं कि प्रतिहारों की उत्पत्ति हम 597 बाहुक प्रशस्ति के आधार पर बताते हैं, जो 837 की है। हमने 20-20 साल कम किए, तो लास्ट में जाते जाते हमारे पास 597 का क्या आ जाता है? साल आ जाता है, जिसमें हम हरिश्चंद्र को मान लेते हैं। इधर सेम गुहिलों का यही हुआ। तो हमने सामोली अभिलेख के आधार पर कैसे निकाला? तो इस सामोली अभिलेख को लगाते टाइम में जो व्यक्ति इसको लगा रहा है, अभी हम आगे उसकी बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं ये जब अभिलेख लगा रहा हूं तब टाइम 646 है, और उस समय यहां पर एक गुहिल वंश नाम का वंश शासन कर रहा है, और इस गुहिल वंश का जो राजा यहां पर शासन कर रहा है, उस राजा का नाम शीलादित्य है। क्या कहता है कि उस राजा का नाम क्या है? शीलादित्य है। क्या कह रहा है वो? कि मैं यहां पर शासन कर रहा हूं, तब यहां पर गुहिल डायनेस्टी रूल कर रही है, और उस वंश का जो 5वां राजा है उसका नाम है शीलादित्य। क्या नाम है? शीलादित्य। दो बातें फाइनल हो रही है। पहला कि वो 5वां राजा है और नाम क्या है? शीलादित्य। हमने कहा ठीक, ओके सर, हमने मान लिया। तो सर उसने कहा कि इस समय, तो हमने माना कि दैट मीन्स शीलादित्य यहां पर 646 ईस्वी में शासन कर रहा होगा। कब? 646 में। ठीक है, हमने मान लिया। तो हमने इसके आधार पर माना कि उत्पत्ति तो हमारी गोहिल से ही हुई है ना, तो दैट मीन्स सबसे पहला राजा कौन सा? गोहिल। ठीक है, बीच में तो हमने कहा भोज, महेंद्र, नाग जैसे कुछ राजा हुए। अच्छा, तो टाइम कैसे निकाला? तो हमने कहा एक एक राजा के 20-20 साल मान लो। तो हमने कहा नाग का टाइम लगभग 626 ईस्वी और 20, तो हमने कहा महेंद्र का टाइम लगभग 606 ईस्वी, और तो हमने कहा भोज का टाइम लगभग 586 ईस्वी, और हमने कहा गोहिल का टाइम 566 ईस्वी। आई ना बात समझ में? तो गोहिलों का कालक्रम हमने इस अभिलेख के आधार पर कैसे तय किया? तो हमने इस अभिलेख के आधार पर शीलादित्य माना, और शीलादित्य के आधार पर हमने निकाला कि पांचवा राजा 566 ईस्वी में रहा होगा।
मैंने कहा है कि जितने भी पुराने राजवंश हैं उनका टाइम ऐसे ही निकाला गया है। चाहे प्रतिहार हम पढ़ेंगे तो मैं उधर भी यही बात बताऊंगा, यहाँ भी मैं आपको यही बात बता रहा हूं। गुहिलों का कालक्रम निर्धारित करने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा? सामोली अभिलेख। दो बातें आपको सवाल पूछेगा, सामोली अभिलेख कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहां पर? उदयपुर जिले में जगह पड़ती है सामोली। चलो अब बात करेंगे इस अभिलेख से प्राप्त अन्य कौन कौन सी जानकारियां। गोहिल वंश की तो हमें दो ही जानकारियां कि गोहिल वंश की जानकारी देता है, हम इसके आधार पर गोहिल वंश का कालक्रम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभिलेख से प्राप्त अन्य जानकारियां। अभिलेख से प्राप्त अन्य जानकारियां। कौन कौन सी जानकारियां अभिलेख से हमें और प्राप्त होती है? तो हमें सबसे पहला पता चलता है कि ये कोई एक व्यक्ति था जो वडनगर का रहने वाला था। कहां का? वटनगर का रहने वाला था। वटनगर कौन सी जगह? तो हम कहेंगे बसंतगढ़। वर्तमान में सिरोही में एक जगह पड़ती है बसंतगढ़। बसंतगढ़ में एक महाजन समुदाय था। बसंतगढ़ के महाजन समुदाय के, महाजन समझते हो ना, जिनको अपन जैन कहते हैं, बाणीय कहते हैं, महाजन समुदाय के महत्तर जैनतक द्वारा अन्नपूर्णा अरण्यवासिनी माता, जिसको आजकल हम जावर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? जावर माता के मंदिर निर्माण की जानकारी, के मंदिर निर्माण की जानकारियां मिलती है। यह अभिलेख जैनतक ने लगवाया है, जो महाजन समुदाय का महत्तर है। याद कीजिए, मैंने बिजोलिया अभिलेख बताया था, मैंने उसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं बताई थी आपको। तब मैंने आपको कहा था मेरे लाडलो, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश, मुखिया राजा। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव। क्या? गांव। गांव का मुखिया महत्तर। तो इस महाजन समुदाय का मुखिया है महत्तर, वो जैनतक। यहाँ पर एक अभिलेख लगवाता है, वो कहता है मैं यहाँ पर अरण्यवासिनी माता का मंदिर बनवा रहा हूँ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जावर माता के नाम से आजकल जानने लग गए हैं। पहली जानकारी तो क्लियर, उस मंदिर का अभिलेख हो गया, दैट मीन्स ये। दूसरी जानकारी तो वो हमें जावर में खनन की जानकारियां देता है। किसकी? कि जावर में खनन की जानकारियां। कि जावर में क्या हो रहा है? खनन हो रहा है। अब किस चीज का खनन हो रहा है, इसकी हमारे पास कोई जानकारियां इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन हम आगे जब राणा लाखा पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जावर में चांदी का खनन होता था। किसका खनन होता था जावर में? तो चांदी का खनन होता था जावर में। दैट मीन्स ये खनन पहले ही हो रहा था, लेकिन पहले यहां पर कोई और मेटल निकलता था। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो खनिज टॉपिक के अंदर। लेकिन लाखा के आते आते यहां से क्या निकलने लग गई? चांदी निकलने लग गई। अपना सामोली अभिलेख भी कंप्लीट हो गया। सामोली अभिलेख एक तो गोहिलों का कालक्रम निर्धारण करता है, गोहिलों का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, और हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उदयपुर से प्राप्त हुआ है। कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो हम कुटिल लिपि में लिखा गया है। और अभिलेख से प्राप्त कौन कौन सी जानकारियां हैं? तो हमने कहा वटनगर के महाजन समुदाय के महत्तर जैनतक द्वारा अरण्यवासिनी या जावर माता के मंदिर बनाने की जानकारियां हैं, और जावर में खनन की क्या मिलती है? जानकारियां मिलती है। एक बार अपन ने ब्रीफ में इसको रिवाइज कर लिया। अब आगे अपन पढ़ते हैं गोहिलों के बारे में। हम बेसिकली राजस्थान के मेवाड़ के गोहिलों के बारे में अब पढ़ना शुरू करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में हमें राजस्थान में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा राजा नजर आता है उसका नाम है बप्पा रावल। मैं बप्पा रावल पढ़ाऊँ उससे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्कर्ष आपके लिए दिवाली महाधमाका ऑफर लेकर आया है। उत्कर्ष हमेशा हम छात्र हित के लिए प्रेरित है आपके लिए। उत्कर्ष आपके लिए दिवाली के इस शुभ अवसर पर 90% तक का ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है 6 महीने की। आप नॉर्मल कोर्स में आपको जितनी वैलिडिटी मिलती है उससे 6 महीने एक्स्ट्रा, और आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है। टेस्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ किताबें पढ़ने से नौकरी नहीं लगते हैं। मैं रोज कहता हूं आपको
क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है, एग्जामिनर की मेंटेलिटी समझ में आती है। हमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, खुद को जांचना चाहिए। तो उत्कर्ष आपके लिए महाधमाका ऑफर लाया जिसमें 90% का तो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं हम, एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको और मिल रही है और आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल रही है। आप सभी को पता है 15 तारीख ऑफर की लास्ट डेट है, तो आपको किसी को चूकना नहीं है, जल्दी से आप अवेल कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उत्कर्ष के ऐप पर जितने भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है आपको सभी के अंदर 90% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। 90% तक की छूट मिल रही है आपको। जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए। सिर्फ 15 तारीख, कितने तो दिन बचे, सिर्फ आपके पास दिन बचे 2। कितने दिन? 2। तो जल्दी कीजिए भाई। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात करूंगा कि गोहिल वंश की 24 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। तो मैं कहूंगा, किसने कहा 24, कहां से पता चला? तो मैं कहूंगा गोहिल वंश की शाखाएं, किसकी बात करूंगा? गोहिल वंश की शाखाएं। तो मैं कहूंगा 2 इतिहासकार। पहला तो कर्नल जेम्स टोड। कौन? कर्नल जेम्स टोड। ये नैन्सी वाली बात का ही सपोर्ट कर देते हैं। कर्नल जेम्स टोड तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। के कौन रहा है? तो नैन्सी कह रहा है। कौन कह रहा है? नैन्सी कह रहा है। क्या कहता है नैन्सी? तो नैन्सी कह रहा है गोहिल वंश की 24 शाखाएं हैं। कितनी ब्रांचेज? 24 ब्रांचेज। कैसे? तो भाई गोहिल वंश मेवाड़ में था, गोहिल वंश अपने वागड़ में था, गोहिल वंश अपने शाहपुरा में था, गोहिल वंश अपने चाक्षु में था, गोहिल वंश नेपाल में था, गोहिल वंश दक्षिण भारत में था। तो गोहिल वंश की टोटल कितनी ब्रांचेज हैं? 24 ब्रांचेज है। कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है। किसकी बात के आधार पर? तो मुनोत नैन्सी के और कर्नल जेम्स टोड दोनों ही क्या कहते हैं? कहते हैं कि 24 शाखाएं हैं। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो अगला एक इतिहासकार हुआ जिनका नाम है श्यामल दास। क्या नाम है? श्यामल दास। श्यामल दास जी अपनी पुस्तक वीर विनोद में, कौन सी पुस्तक? वीर विनोद। श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद पुस्तक। वो अपनी वीर विनोद पुस्तक के अंदर श्यामल दास जी कहते हैं कि गोहिल वंश की 36 शाखाएं हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? 36 ब्रांचेज हैं। कर्नल जेम्स टोड या नैन्सी के अनुसार गोहिल वंश की कितनी शाखाएं? ये सवाल खूब बार आपको पेपर के अंदर पूछा गया है। हो सकता है इस बार नया फैक्ट उठाएं और आपको पूछे श्यामल दास के अनुसार, तो भी ध्यान रखना है कितनी? 36। मैं हमेशा कहता हूं ना, एग्जामिनर तुम्हें वही सवाल पूछता है जो एग्जामिनर को पता होता है तुम्हें नहीं आएगा। एग्जामिनर को पता है तुमने याद कर ली है 24। तो किसी को आंधे बच्चे को पूछेगा जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता हो, उसको पूछे बेटा गोहिल वंश की कितनी शाखाएं? वो कहता है सर 24। और वो कहे कि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कि धुएं उड़ गए सर, दिमाग में गड़बड़ हो गई, बोला पढ़ाई नहीं है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो चीजें एग्जाम में नहीं पूछी गई हो उसके पूछने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये शाखा पूछी गई थी ये भी पूछ लेंगे। कितनी शाखाएं? 36 शाखाएं। अभी मैंने कहा था हमें राजस्थान में जो सबसे पहला और बड़ा राजा नजर आता है वो कौन सा है? बप्पा रावल। तो हम आगे बात करेंगे बप्पा रावल के बारे में। किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में। मैं बप्पा रावल के बारे में बात करूंगा तो मैं कहूंगा सबसे पहले बप्पा रावल का वास्तविक नाम। क्या नाम? वास्तविक नाम। क्या नाम था इनका? तो हम कहते काल भोज। क्या नाम रहा इनका वास्तविक नाम? काल भोज। कि इनका नाम तो काल भोज था लेकिन इनको लाड से बप्पा रावल कहते होंगे। तो बाद में रावल का मतलब तो वैसे भी राजा होता है, बप्पा से बप्पा रावल बन गया इनका नाम। हम बात करेंगे इनकी, तो ऐसा कहते हैं कि ये प्रारंभ में एक ऋषि थे जिनका नाम था हारित ऋषि। सेंट हारित की गायें चराया करते थे। हारित ऋषि अपने अंतिम समय में थे, बप्पा रावल ने उनकी खूब सेवा की थी। तो उन्होंने काल भोज को कहा काल भोज मांग क्या चाहिए? तूने जिंदगी भर मेरी खूब सेवा की है, आज जो तू मांगेगा मैं तुझे वो देने को क्या हूं तैयार। बप्पा रावल ने उनको कहा साहब अब कोई फॉर्च्यूनर BMW तो उस समय थी नहीं है, उस समय यह तो नहीं कह सकते थे साहब अब की बार सीट पास करवा दो चुनाव में। तो
राजा होते थे तो इन्होंने कहा साहब कोई छोटी मोटी डायनेस्टी का राजा बन जाऊं तो मामला ठीक रहे। अब तुम कहोगे सर गुइल राजा था ना, चांदी के सिक्के चल रहे थे, बीच में भीलों ने इनके राज्य को डावाडोल कर दिया था, उधर भीलों ने इडर के आसपास से इनको हटा दिया था। इधर अपने को पहला बड़ा व्यक्ति कालभोजी दिखाई देता है। तो हरित ऋषि ने राठाशन माता की तपस्या की और राठाशन माता को कहा कि माता जी प्लीज एक बच्चा है, टाबर है, उसको क्या बना दो, राजा बना दो। माता जी ने कहा जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हो उस नंबर पे ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है बेटा, आउट ऑफ कवरेज एरिया मामला है, मेरे पास इतनी पावर शक्तियाँ नहीं है। तो बड़े वाले बाप जी को मनाओ। बड़े वाले कौन? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी बड़े इंटेलिजेंट, सोरे मानते नहीं। विष्णु भगवान बड़े इंटेलिजेंट है भाई साहब, आलस में सोते रहते हैं, वो नहीं मानते। बच्चा भोला बाबा अपना एक ही महादेव जी, सुधरी हुई पार्टी सारी वही है, सारे राक्षस वहीं जाते हैं, बाप जी मान जाओ। बाबा ने कहा टाइम वैसे कम है, हरित ऋषि ने कहा यूं स्वर्गासु आयो संदेश आ चुका है, जाना है, जल्दी मनाना है, तो महादेव जी को मनाया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया। इसके आधार पर हम कहते हैं कि इनको हरित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बने। कौन से ऋषि के? हरित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बने। ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ सेंट हरित, हरित ऋषि के आशीर्वाद से क्या बन गए? राजा बन गए यहाँ के। अब साहब राजा बने तो राजधानी चाहिए ना, राजधानी कहाँ रखी जाए? तो उदयपुर में एक जगह पड़ती है नागदा, इन्होंने नागदा को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया बप्पा रावल ने। आपको पूछेगा मेवाड़ के गोयलों की सबसे प्रथम राजधानी या बप्पा रावल की राजधानी कौन सी जगह है? नागदा है भाई। नागदा कहाँ पड़ती है जगह? तो नागदा पड़ती है अपने जगह उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? तो अपने उदयपुर के अंदर कौन सी जगह है? नागदा है। अब आगे, अब साहब बाप जी ने आशीर्वाद दे दिया, मना लिए, राजा वाजा बन गए, तो बाप जी को भूल थोड़ी जाएंगे। तुम हो जो अपने कल लक्ष्मी जी पूजोगे और हाथों हाथ ही भूल गए, वो 2-3 फोटोए कांच के रीलें बना कर चाट कर ये लक्ष्मी जी पूज लिए हैं। आजकल तो किसी भी काम करने का उद्देश्य ही रीलें हो गया है? वरना तो तुम भगवान के मंदिर नहीं जाओ, वहां फोटो चौकी आती है तो फोटो कंचाने चल जाते हो। नहीं, भगवान को भूलना थोड़ी होता है। जिस व्यक्ति ने अपना बुरे वक्त में साथ दिया हो उस व्यक्ति को अपन अच्छे वक्त में कैसे भूल सकते हैं? हमेशा ध्यान रखें, आपका कोई दोस्त, आपका कोई परिवार, मित्र, जो भी व्यक्ति आपका आपके बुरे वक्त में साथ देता हो, अपने अच्छे वक्त में कभी भी उसे नहीं भूलना चाहिए। वरना भगवान आपने आपको जो कुछ दिया है, जो संबल दिया, जो दुखों को सहने की शक्ति दी, वो सब कुछ आपसे वापस छीन सकता है। तो अपने अच्छे वक्त में उन लोगों का विशेष ध्यान रखें जिन्होंने आपका बुरा वक्त में साथ दिया हो, और अपने अच्छे वक्त में उन लोगों के बट काट के दे दें जिन्होंने आपको बुरे वक्त में परेशान किया हो। सिर्फ अच्छों को याद नहीं रखना है, जिन्होंने अपने को बुरे वक्त में परेशान किया उनके भी बट काटने होते हैं अच्छे वक्त में। बेटा तूने उस टाइम साथ नहीं दिया, अब देखे जा तू, है ना, अब अपने दिन अच्छे हैं। बप्पा रावल ने फिर कहा कि यार भगवान ने अपने को राजा बनाया, भगवान शिव ने राजा बनाया है, तो भगवान शिव के जिस स्वरूप को मेवाड़ के गोहिल पूजते हैं उस स्वरूप को हम कहते हैं एकलिंगनाथ। क्या कहते हैं? एकलिंगनाथ। तो इन्होंने नागदा में एकलिंगनाथ भगवान का मंदिर बनवाया। कौन से भगवान का? एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। चूंकि भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कहां पर रहते हैं? कैलाश पर्वत पर रहते हैं। पृथ्वी पर भी भगवान शिव रह रहे हैं, कैलाश पर्वत। तो हम ऐसा कहते हैं कि नागदा का एक और नाम दिखाई देता है हमें, कैलाशपुरी। क्या नाम दिखाई देता है हमें नागदा का? कैलाशपुरी। आई ना बात समझ में? कैलाशपुरी कह दूं या नागदा कह दूं, बात एक ही है कि नागदा में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया, कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया। भगवान शिव के जिस स्वरूप का यह मंदिर है उसे हम कहते हैं पाशुपति संप्रदाय। क्या कहते हैं? पाशुपति संप्रदाय कहते हैं। तो ये मंदिर कौन से संप्रदाय का है? पाशुपति संप्रदाय का मंदिर है। ध्यान रखें इस बात का विशिष्ट। सीधा सीधा एग्जाम में खूब बार सवाल पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा राजवंश पाशुपति स्वरूप को पूजता है, या फिर हम इस संप्रदाय का एक और नाम लेते हैं लकुलिश संप्रदाय। क्या कहते हैं? लकुलिश संप्रदाय। राजस्थान का कौन सा राजवंश लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है? तो ध्यान रखना मेवाड़ का गोयल राजवंश।
आई बात समझ में? भगवान शिव के जो पाशुपति स्वरूप को पूजते हैं वो स्वरूप कौन सा कहलाता, वो संप्रदाय कौन सा कहलाता है? तो वो लकुलिश संप्रदाय कहलाता है। आप देखते हो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है, तो लकुलिश संप्रदाय बेसिकली भगवान शिव के पाशुपति रूप की क्या करता है? पूजा करता है। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं? लकुलिश संप्रदाय का क्या है? ये मंदिर है। एकलिंगनाथ जी वाला मंदिर कौन से संप्रदाय का? तो ध्यान रखना, लकुलिश संप्रदाय का। कौन से स्वरूप को पूजते हैं? तो भगवान शिव के पाशुपति स्वरूप को ये लोग पूजते हैं। ध्यान रहेगा। आप गानों में भी तो सुनते हो, माइड थारो वो पुत कठे वो एक लिंग दीवान कठे, कि ये कहते थे कि राजा तो एकलिंगनाथ जी है, हम तो राजाओं के क्या हैं? दीवान हैं। ये देखो राज करने की टेक्निक है। अपन इसको डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप कहते हैं। जब अपन हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उधर ये बातें पढ़ते हैं कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है। तो ऐसा कहते हैं कि राजा खुद को भगवान से जोड़ के रखता है। आप देखिए कि सिरोही के राजा सारणेश्वर से जोड़ लेते हैं खुद को, बीकानेर के राजा खुद को लक्ष्मीनाथ जी से जोड़ लेते हैं, जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी से जोड़ते हैं, मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंगनाथ जी से जोड़ लेते हैं। सब राजा अपने आप को किसी न किसी का दीवान मानते हैं। चौहान खुद को हर्ष का दीवान कह देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी खुद को ईश्वर की छाया कहता है, शैडो ऑफ गॉड, कि मैं ईश्वर की क्या हूँ? छाया हूँ। कौन कहता है? अलाउद्दीन खिलजी कहता है। भाइयों, खुद को भगवान से जोड़ तो लेते हैं सभी। तो इधर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एकलिंगनाथ जी का क्या मानते हैं? स्वयं को दीवान मानते हैं। आगे बात करें तो जब इधर राजा बन गए, मामला ठीक ठाक सा हो गया, तो उधर गजनी का एक शासक सलीम अपने पंजाब से इधर नीचे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो बप्पा रावल उस सलीम की फुटबॉल बनाते हैं, तगड़े से पीटा सलीम को। पीटा तो क्या, सलीम के पीछे पीछे ठेठ गजनी तक गए। गजनी जाकर सलीम को हटाया और अपने भाणजे को वहां का क्या राजा बनाया। तो ध्यान रखना, गजनी के शासक सलीम को हराया और अपने भांजे को गजनी का शासक बनाया। क्या आज से गजनी तेरे हवाले भाई? ये भी ध्यान रखना। कहते हैं जब गजनी जा रहे थे तो रास्ते में कुछ जगह रुके थे पंजाब के अंदर। वर्तमान में वो वाला पंजाब अपने नाजोगी औलाद को बंटवारे में दे दिया पाकिस्तान को। तो उसके अंदर एक शहर पड़ता है रावलपिंडी। आजकल वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है, कल आपके इंडिया का मैच भी है। तो अपन बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बॉलर हुआ था शोएब अख्तर, शानदार स्पीड का धनी, बड़े बड़े बल्लेबाजों के टांगड़े दूसते थे उनके सामने। उस बॉलर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, वो रावलपिंडी के ही थे। तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान का जो शहर है रावलपिंडी वो इन्हीं के नाम से पड़ा है। तो ध्यान रखना, रावलपिंडी शहर का नाम भी किसी के नाम से पड़ा है। तो किसके नाम से? बप्पा रावल के नाम से रावलपिंडी शहर का क्या पड़ा है? नाम। वर्तमान में कहाँ पर है रावलपिंडी? तो अपने ध्यान रखना, वर्तमान में रावलपिंडी अपने कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इस शहर का नाम भी इन्हीं के नाम से पड़ा है। फिर जब एक्चुअल में सलीम अटैक करने के लिए आया था तो चित्तौड़ दुर्ग मौर्यों के अंडर में था, और जो मौर्य शासक चित्तौड़ दुर्ग प्रशासन कर रहा था उसका नाम था मानमौरी, है ना। हम पढ़ते हैं 713 ईस्वी में मानमौरी का मानसरोवर अभिलेख मिलता हमें, वही वाला मानमौरी यहाँ प्रशासन कर रहा था। तो मानमौरी को उनके सामंतों ने कहा राजा साहब सलीम का सामना कीजिए, लेकिन मानमौरी में इतनी हिम्मत हुई नहीं। अब सामंत बप्पा रावल के पास आए और बप्पा रावल को भाई हम तो तुझे राजा मानते हैं, हमारा वाला तो नाजोगा है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उसका। तो बप्पा रावल में कॉन्फिडेंस आया और बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमौरी को हराया। कौन से साल में? 734 ईस्वी में मानमौरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। किसको हराया? मानमौरी को हराकर चित्तौड़ जीता। याद रखना है, चित्तौड़ जीता है, चित्तौड़ को राजधानी नहीं बनाई है। आपको पूछेंगे सबसे पहले चित्तौड़ किसने जीता? तो सबसे पहले चित्तौड़ मानमौरी ने जीता है, लेकिन मानमौरी को हराकर बप्पा रावल ने जीता है, लेकिन राजधानी बप्पा रावल ने नहीं बनाई है, सिर्फ जीता है। याद रहेगी बात। अब इतना बड़ा राजा था, ठेठ
गजनी जाकर सलीम को हरा रहा है, चित्तौड़ दुर्ग जीत रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। बेहद ही शानदार स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस वाला दुर्ग, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग। उस दुर्ग का जब निर्माण अधिकार किया तो इसने कहा अपने सिक्के चलाएंगे। कैसे सिक्के चलाएं? तो कहा साहब चांदी के तो गुहिल चला गया, तांबे के शिलादित्य चला गया, अपन बड़े राजा हैं, अपन और बड़े सिक्के चलाएंगे। तो इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। कैसे सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए। कैसे सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए। इन सोने के सिक्कों का वजन, इन सोने के सिक्कों का जो वजन है वो कितना था? तो ध्यान रखना वो 115 ग्रेन था। कितना? 115 ग्रेन था। ग्रेन क्या होता है? ग्रेन का मतलब होता है गेहूं के दाने। हम पहले अंदाजा निकाला करते थे, हमें तोलने की यूनिटें पता नहीं थी। आज भी मैं याद दिलाऊं तो आप घर पे दादा को कोई चौमासे के महीने में कोई सांप आ जाता है तो दादा कहते हैं तो 2 हाथ लांबो हाँ पायो। आप यूं घर पे नॉर्मली आपको डिस्टेंस बतानी हो तो आप कहते हो 10 पाउंडा। प्रतीकात्मक तौर पर आप मीटर को ऐसे प्रतीक कर देते हो कि इतना लंबा लगभग 1 मीटर होगा, है ना। कोई चीज को लेंथ बतानी हो तो हम कहते हैं 2 हाथ लंबी, 3 हाथ लंबी, है ना बात समझे। तो हम प्रतीकात्मक तौर पर मापते हैं किसी चीजों को। तो सिक्कों गेहूं के दानों के बराबर तोला गया। मैं और ढंग से याद दिलाऊं तो आज भी अपने घर में मम्मियां आपस में सामान एक्सचेंज करती है पड़ोसियों के साथ, तो तोल के तोड़ी देते हैं। मम्मी के फिक्स नाप होता है, आ गिलास पावरीन और लोटो किल्ला रोन आ भरनी 5 किल्लारी। और मम्मी जिस नाप से जिस लाइन तक भर के देगी उसी में आंटी जी उसको वापस दे देगी, है ना बात समझे। हम प्रतीकात्मक तौर पर नापते हैं किसी चीज को। लड़कियां जो मेरी प्यारी विद्यार्थी हैं वो इस बात को और ज्यादा समझेगी कि जब खाना बनाना सीखा होगा तो नाप के लिए 100 ग्राम 200 ग्राम वो चीजें तो होती नहीं थी। तो भाई साहब मम्मी कहती 1 लप गाल दे, चिमटी 1 गाल दो, इशारा। हम प्रतीकात्मक तौर पर बात करते हैं इस बारे में। तो ध्यान रखना वजन कितना? 115 ग्रेन। ग्रेन का मतलब तो गेहूं के दाने। फिर मैं आगे बात करूंगा तो मैं आपको कहूंगा कि बप्पा रावल की कुछ उपाधियां, बप्पा रावल के टाइटल्स। किसकी बात करेंगे? बप्पा रावल की उपाधियां, और हम बात करेंगे बप्पा रावल के टाइटल्स। उपाधियां या हम बात करेंगे बप्पा रावल के टाइटल्स। फिर मैं बात करूंगा बप्पा रावल की उपाधियों के बारे में। तो मैं कहूंगा बप्पा रावल की उपाधियां चकवे। वो कहते हैं मैंने दिशाएं जीती है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैंने 4 दिशाएं जीती है, चकवे। वो कहते हैं मैं राजगुरु हूं। क्या हूं? राजगुरु। हम कहते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीनतम राजवंश जिसने एक भूभाग पर शासन किया है, तो हम कह सकते हैं सबसे पहला बड़ा राजा बप्पा रावल ही दिखता है। वो कहता है मैं राजगुरु हूं, राजाओं का गुरु हूं। वो कहता है कि मैं हिंदू सूरज हूं, क्योंकि सलीम से लड़ाई लड़ी, मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ा। तो वो कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो हिंदुओं का सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो जाता। खुद को हिंदू सूरज कहता है। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है सीवी वैद्य। कौन? सीवी वैद्य। पूरा नाम ध्यान रखना, चिंतामणि विनायकन वैद्य। कई बार एग्जाम में क्या होता है, तुम शॉर्ट नेम याद करके जाते हो और एग्जामिनर तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, तुम्हें पूरा बड़ा नाम पूछ लेता है। तो हमेशा इनके बड़े नाम याद किया करो ताकि छोटा नाम जब भी पूछा जाएगा ना तो हमें टेंशन नहीं रहे, अपने आप हम इसका छोटा नाम बना ले। सीवी वैद्य कहते हैं, सीवी वैद्य कहते हैं कि ये भारत का चार्ल्स मार्टेल है। इसकी तुलना यूरोपियन कमांडर चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। कहते हैं जिस तरीके से यूरोप के अंदर चार्ल्स मार्टेल ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को घुसने से रोका था, उसी प्रकार भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमणकारियों को अगर प्रवेश करने से किसी ने रोका है तो उसका नाम क्या है? बप्पा रावल है। हमने बप्पा रावल क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। हमने कहा कि वास्तविक नाम कालभोज था, आर्य ऋषि के आशीर्वाद से राजा बना, नागदा को राजधानी बनाया, वहीं पर एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया जो लकुली संप्रदाय का मंदिर है, गजनी के शासक सलीम को हराया और वहां पर अपने भांजे को राजा बनाया। रावलपिंडी नाम का नगर भी इन्हीं के कारण जाना जाता है। फिर हमने कहा कि इन्होंने 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए। फिर हमने कहा इनकी उपाधियां चकवे, राजगुरु, हिंदू सूरज और चिंतामणि विनायकन वैद्य, इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। अगला एक राजा अपन और पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, इनके पुत्र इनके बाद खुवान राजा बना। बप्पा रावल के बाद इनका पुत्र खुवान राजा बना। पहले तो ये ध्यान रखना।
इनका पुत्र खुमान राजा बना। कौन राजा बना? खुमान राजा बना। ध्यान रहेगी बात? बिल्कुल ध्यान रहेगी सर। आगे बात करूं मैं तो हम कहेंगे अगला बड़ा राजा अल्लट। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? अल्लट के बारे में पढ़ेंगे, या हम कहेंगे आलू रावल। अल्लट या हम कहेंगे आलू रावल। क्या क्या जानकारियां अल्लट के बारे में? बिल्कुल अभी पढ़ते हैं। तो हम अल्लट के बारे में कहेंगे कि एक तो इसने अपनी उप राजधानी आहड़ को बनाया। पहले राजधानी बप्पा रावल के टाइम में नागदा थी, अब इसने अपनी उप राजधानी किसको बनाया? आहड़ को बनाया। 8 में लिखता है ये, आहड़ को मैंने उप राजधानी बनाया। और आहड़ में ही वरा मंदिर बनवाया। आहड़ में क्या बनवाया? वरा मंदिर बनवाया। वरा का मतलब होता है भगवान विष्णु। हमारे सत्य सनातन संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु 10 अवतार हैं, दशावतार हैं उनके, 9 हो चुके हैं, एक कल के अवतार होना बाकी है। तो कहते हैं कि आड़ में क्या बनाया? वरा मंदिर बनवाया था इन्होंने। फिर हम बात करते हैं, तो मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो मैं कहूंगा कि अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। आप जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हो, क्या कहते हो? ब्यूरोक्रेसी कहते हो। आप जो नौकरियों की तैयारियां कर रहे हो वो क्या है? सब ब्यूरोक्रेसी की नौकरियां हैं। यानी मेवाड़ की सीमाएं बढ़ गई होगी, मेवाड़ एक बड़ा क्षेत्र बन गया होगा, यहां पर खूब सारे काम होते होंगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, उनमें अलग अलग आदमी। हालांकि वो तो खूब सारी सी जानकारियां देता है। तो अपने 8 अभिलेख में लिखता है कि यहाँ पर जो हमारा वेद है वो विष्कादिराज है, जो हमारा विदेश मंत्री है वो संधि विग्रह है, जो हमारा हिस्ट्री लिखने का, लेखन का जो कार्य करता है उसको हम बांदीपति कहते हैं, हमारा जो मुख्यमंत्री होता है उसको हम अमात्य कहते हैं। ऐसे खूब सारी सी टर्म्स का भी वो जिक्र करता है कि कौन कौन सा पद है। पदों का तो हमें इतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन नौकरशाही की स्थापना किसने की ये जरूर पूछ लिया जाता है। तो किसने की? अल्लट ने की थी। ये कहता है कि मेरी माता का नाम माँ लक्ष्मी है। क्या नाम है? माँ लक्ष्मी है, जो जाति से राष्ट्रकूट है। कि मेरी माता का नाम क्या है? माँ लक्ष्मी है, जिसकी जाति क्या है? राष्ट्रकूट है। कौन कहता है? अल्लट कहता है। राष्ट्रकूट जिनको हम कहते हैं, आगे यही थे जो अपभ्रंशित होते होते राष्ट्रकूट शब्द से क्या हो गए? राठौड़ हो गए। वो कहता है मेरे पुत्र का नाम नरवाहन है। वो कहता है मेरा बेटा कौन? तो मेरा बेटा है नरवाहन। ठीक है। इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूण राजकुमारी थी जिनका नाम था हरिया देवी, उनसे क्या किया? विवाह किया। हरिया देवी से विवाह किया। शादी की थी किससे? हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर। हूण, शक, हूण, कुषाण, ये कुछ विदेशी जातियां थी जो हमारे भारत में आकर बस गई थी, हमने अडॉप्ट कर लिया था। हमारी सोसाइटी में खूब इनका प्रभाव रहा था। ध्यान रखना, अपन पढ़ते हैं ना कि हूण शासक मिहिर कुल ने अपने बेराट के 8 बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया था, हेवनसांग लिख के जाता है। तो वही हूण जाति है। तो हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था? इन्होंने विवाह किया था। फिर खूब सारी सी बातें मैं और बताऊं तो एक और लास्ट बात इनकी, इन्होंने कस्बा बसाया था हर्षपुर। कौन सा नगर बसाया? हर्षपुर नगर बसाया। अल्लट के बारे में इतनी सी बातें हैं कि इन्होंने आहड़ को उपराजधानी बनाया, आहड़ में अपने वरा मंदिर का निर्माण करवाया, मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। इनकी माता माँ लक्ष्मी थी जो राष्ट्रकूट थी, इनका पुत्र नरवाहन था। हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम एक राजा पढ़ेंगे जिसका नाम है शक्ति कुमार। क्या नाम है? शक्ति कुमार। तो हम बात करेंगे इनके टाइम में मालवा के शासक मुंज परमार का आक्रमण हुआ। मालवा के शासक मुंज परमार का आक्रमण हुआ। मुंज परमार का आक्रमण हुआ। मुंज परमार ने भयंकर आक्रमण किया था। मुंज परमार ने आहड़ को पूरा बर्बाद कर दिया था, अधिकार कर लिया था, यहाँ पर मेवाड़ के घुइलों को हरा दिया था। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? तो मैं कहूंगा 997 ईस्वी के धवल के
जो राजा था वो राठौड़ राजा धवल था, तो धवल के, मम्मट का पुत्र धवल था राठौड़ों में, तो धवल के पुत्र, सॉरी मम्मट का पुत्र लिखना था, धवल के हस्तिकुंडी अभिलेख, कौन सा अभिलेख? हस्तिकुंडी, पाली में जगह पड़ती है हस्तिकुंडी। तो हस्तिकुंडी अभिलेख के अनुसार हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर मुंज परमार ने क्या किया था? आक्रमण किया था। कि राठौड़ राजा हुआ था धवल, उसका अभिलेख है हस्तिकुंडी अभिलेख, जो वो कहता है मुंज परमार का आक्रमण हुआ था, तब मैंने शक्ति कुमार की क्या की थी? मदद की थी। बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है आक्रमण वाली, बात में अगली जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुंज परमार आया, मुंज परमार ने अधिकार कर लिया, लेकिन जब मुंज मरा तो मुंज का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं था, तो मुंज ने अपने भतीजे भोज को गोद लिया। किसको? भोज को। पर भोज बच्चा था, भोज छोटा बच्चा था। अब क्या करें साहब? भाई मुंज आ गया, मुंज ने यहाँ पर अधिकार कर लिया, अब इनकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है। वो जब मुंज बुढ़ा होने लगा तो इसका कोई बच्चा नहीं था, तो उसने अपने भतीजे भोज को गोद लिया, लेकिन जब मुंज मरा तो भोज बच्चा था। अब राजा किसको बनाए साहब? तो कहा एक काम करो, भोज के पिता को यानी मुंज के भाई को कुछ समय के लिए राज सौंप दो। तो बीच में एक राजा बना था सिंधुराज। कौन? सिंधुराज। मैं बात करूंगा भोज की, मैं तो लीनेज समझा रहा था आपको बेसिकली परमारों की, मुंज परमार, सिंधुराज और फिर भोज परमार। भोज के बारे में बात करूंगा तो भोज भगवान शिव का बड़ा भक्त था, तो इसकी एक उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। भोज की एक उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। कौन सी उपाधि? त्रिभुवन नारायण। इसी उपाधि को मानते हुए उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। कौन सा? त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। किसने? भोज परमार ने बनवाया था। याद रखना, मैंने जब आपको चौहान पढ़ाए थे तब मैंने कहा था कुमारपाल चालुक्य इस मंदिर का नाम बदलकर शमिदेश्वर मंदिर कर देता है। आई ना बात समझ में? त्रिभुवन नारायण मंदिर कौन बनाता है? भोज परमार। त्रिभुवन नारायण नाम क्यों रखा गया? तो इसकी उपाधि क्या थी? त्रिभुवन नारायण उपाधि थी इसकी वजह से, तो इसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर रखा गया था। आई ना बात समझ में? कालांतर में कुमारपाल चालुक्य इसका नाम बदलकर शमिदेश्वर कर देता है। इसको मोगल जी का मंदिर भी कहते हैं, अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। कुमारपाल चालुक्य वाली बात मैंने चौहानों के टाइम में बताई थी, यही बातें वापस बताई थी। इधर मैं फिर कह रहा हूं कि इसी मुंज परमार का जो वंशज है भोज परमार, जो इसका भतीजा है, उसकी उपाधि त्रिभुवन नारायण है, तो उसके आधार पर उसने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। तो भाई आज की क्लास में अपन ने गुहिलों से पढ़ना शुरू किया था। हमने उत्पत्ति पढ़ी, फिर गोहिल के बारे में पढ़ा, फिर हमने सामोली अभिलेख के बारे में खूब सारी सी बातें पढ़ी, फिर हमने बपारावल के बारे में पढ़ा, फिर हमने अल्लट के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने शक्ति कुमार के बारे में पढ़ा। तो विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेज आपके लिए दिवाली महाधमाका ऑफर लेके आया है। याद रखिए, इसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, जिसमें आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, नॉर्मल वैलिडिटी से एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है इस ऑफर के अंदर। पहले मैंने आपको कहा था कि 2 दिन से, क्योंकि कल दिवाली परसों रामासामा, तो आप बिजी रहोगे, दिन अपने पास 2 ही बचे, तो ध्यान रखना है, इस ऑफर का फायदा उठाना है। 15 तारीख आपके ऑफर की लास्ट डेट है, जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का फायदा उठाइए, अपनी शिक्षा को सुनिश्चित कीजिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। आशा है कि अपनी दिवाली बहुत अच्छी रहेगी, अपन खूब अच्छे से आपकी दिवाली मने, भगवान आपको हर खुशियां दे। अगली बार दिवाली आप जब सेलिब्रेट करो तब तक आप सभी की गवर्नमेंट नौकरी हो। आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगली दिवाली उसके ऑफिस में बैठकर फोटो डालो कि माय फर्स्ट दिवाली, है ना। तो जल्दी से आप लोगों की गवर्नमेंट नौकरी भी लग जाए। आज अपनी अगले 2 दिन दिवाली और रामासामा की आपके छुट्टी रहेगी, अपन अगले दिन वापस मिलेंगे। सभी लोग शाम को इसी वक्त जुड़ना नहीं भूलें। अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।